तो अब मैं आपको जो भी कुछ बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। सुबह का वक्त था, करीब 6:30 बजे। बनाड़ इलाके के सीवरेज प्लांट में सफाई कर्मचारी रोज की तरह अपने फावड़े और बाल्टी लेकर काम में जुटे हुए थे। नाले की गंदगी और बदबू से लड़ते हुए वे हर दिन की तरह अपने हिस्से के काम को निपटाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन वो सुबह, वो दिन कुछ अलग होने जा रहा था। जैसे ही एक कर्मचारी ने फावड़ा नाले के अंदर डाला तो कुछ अजीब सा उसे महसूस हुआ। उसे खींचने की कोशिश की पर उसे भारी महसूस हुआ। एक बार को तो उसे लगा कि शायद यहाँ पे कुछ बड़ा सा कचरा या फिर कुछ ऐसी वैसी चीज होगी, लेकिन शायद उसने नहीं सोचा था कि अभी उसके होश उड़ने वाले हैं। और जैसे ही उसने उस फावड़े को बाहर खींचा तो वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उस फावड़े के साथ एक ऐसा बैग आया जिससे एक बाजू बाहर की ओर दिखाई पड़ रहा था। असल में उस बैग के अंदर 2 बाजू थे। जिसके बाद डरते हुए उसी कर्मचारी ने दोबारा से फावड़ा डाला तो उस फावड़े में फिर से वही कुछ ऐसा वैसा फंसा और बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। और जैसे उसने बाहर खींचा तो एक भारी भरकम बैग बाहर आ गया, जो कि गंदगी से भरा हुआ था और लग रहा था कि इसमें सिर्फ गंदगी है। लेकिन जैसे उन्होंने बैग को झाड़ के साफ सफाई करके खोल कर देखा, कोई कचड़ा या फालतू का सामान नहीं बल्कि पैर थे। जिसके बाद बिना किसी देरी के सफाई कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस जोधपुर के बनाड़ थाने पुलिस स्टेशन में सूचना दे दी। पुलिस ने फिर तुरंत इलाके के बाकी नालों नालियों आसपास जगहों को खंगालना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, तब तक तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तमाम कोशिश करने के बावजूद भी जो भी मिला था बस उन्हीं 2 थैलों में सिमटा हुआ था। लेकिन अभी तक तलाश जारी थी। पर अब सवाल ये भी था कि आखिरकार ये सब किसका है। और सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये थी, ये भी साफ नहीं था कि ये पुरुष का है या फिर महिला का। और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे था कौन और उसने ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। लेकिन दोस्तों, यकीन मानो, जब आप इस पूरी कहानी को सुनोगे और इसके पीछे की वजह जानोगे तब आप खुद सोचोगे, यार ये क्या है। आजकल लोग बस इतनी सी वजह को लेकर लोग इस हद तक गिर जाते हैं। किस पे भरोसा किया जाए, आपको समझ ही नहीं आएगा। और इसके पीछे की वजह कुछ अलग ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। 1 मिनट गाइस, बहुत जरूरी अपडेट देना चाहता हूं। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे नॉर्मल केस कवर करता हूं, लेकिन उस लेवल के केस मैं अब कवर कर चुका हूं, एक जिसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूं। और आप समझ गए होंगे मैं किस केस की बात कर रहा हूं। नहीं पता चला तो मेरा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो और देख लो, वहां पे सब कुछ अपडेट हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। और नहीं समझ में आया तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक कर सकते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी होगी 2 दिन के बाद, अगर ये देख रहे हैं तो। ठीक है, जाओ जाके सब्सक्राइब करके रखो या फिर टेलीग्राम ज्वाइन या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लो। भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता और आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव खक्खर से। यहाँ का रहने वाला एक लड़का था, चरण सिंह उर्फ सुशील जाट। सीधा साधा, मेहनती और अपने परिवार का प्यारा, अपने माता पिता के आंखों का तारा। घर में माँ बाप और 2 बहनें थी। बहनें शादीशुदा थी और अपने ससुराल में खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। सुशील जाट जो परिवार का इकलौता बेटा था, उसने हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश की, जो कि हर एक बेटा ऐसा ही करने की कोशिश करता है। सुशील ने पढ़ाई के बाद खूब मेहनत की। सरकारी नौकरी का सपना था, जो कि हर गांव के लड़के का होता ही है। पता नहीं मेरा क्यों नहीं था, खैर। लेकिन उसका सपना इतना आसान नहीं था जितना कि हर कोई सोच लेता है कि हो जाएगा, क्योंकि उसे बहुत सारे एग्जाम देने पड़े, बहुत मेहनत की। लेकिन आखिरकार उसने राजस्थान के सरकार के कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी के रूप में नौकरी पा ली। बस उसके लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हुई। परिवार वाले बहुत खुश हुए। सभी लोग ये कहने लगे कि अब लड़के की शादी करा देनी चाहिए। खैर, अब बात आती है सीमा की। सीमा की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। सीमा जो राजस्थान के ही एक गांव गोरगुंडा से थी। 7 बहनों और एक भाई वाली बड़ी फैमिली। उनके पापा पोकराम जाट गांव में चूने का भट्ठा चलाते थे। परिवार बड़ा था लेकिन सब सादगी से रहते थे। सीमा घर की सबसे छोटी बहन थी और सबकी लाडली भी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी और ज्यादातर समय घर पर ही बिताया करती थी। तो अब सीमा और सुशील की शादी की बात चली तो चली कैसे।
दरअसल हुआ ये था कि सुशील के जो कुछ रिश्तेदार थे, सीमा का नाम सजेस्ट किया उसके पापा को। यानी कि होता है ना कि रिश्तेदार सजेस्ट करते हैं कि भाई वो लड़की ये लड़की है ना, तो इस तरह से एक रिश्तेदार ने सजेस्ट कर दिया। तो उसके पापा ने देखा और समझा कि भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, संस्कारी भी है। उधर वहीं सीमा के पापा को भी सुशील बड़ा पसंद आ गया। ऊपर से सरकारी नौकरी, सीधा साधा लड़का, परिवार भी अच्छा लगा। लेकिन सीमा की दो बड़ी बहनें बबीता और प्रियंका थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। बबीता और प्रियंका शादीशुदा थी, लेकिन अपने पतियों को छोड़ चुकी थी। उनका मानना था कि शादी बस एक जिंदगी का बंधन है जो आजादी को छीन लेती है। लेकिन आखिरकार 2013 में सुशील और सीमा की धूमधाम से शादी हो ही जाती है। शादी के दौरान सभी को लग रहा था कि अब तो बहुत ही अच्छा हुआ, सुशील और सीमा अपने नए सपनों के साथ, खुशियों के साथ एक नई जिंदगी को शुरू करेंगे। अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब शादी हुई तो अचानक से सीमा ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा जब तक मेरा गौना नहीं होगा तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। जो कि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे गांव में होता है, आज भी ऐसी रिवाज है। अब गौना क्या है मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जिन्हें नहीं पता है, तो उनके लिए, खासकर राजस्थान के गांव में और कुछ आज भी ऐसे गांव में होते हैं, जो कि शादी के बाद लड़की मायके में कुछ समय बिताने के लिए लौट जाती है और फिर उसे पूरे रीति रिवाज के साथ ससुराल वापस लाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि लड़की को नए माहौल और रिश्तों के लिए तैयार होने का समय मिलना। वैसे ये परंपरा आज भी किन किन गांव में होती है, क्या आपके गांव में होती है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शादी के कुछ दिनों तक ऐसे ही समय बीता, लेकिन जैसे जैसे वक्त और ज्यादा बीता, यह गौना सिर्फ एक बहाना का रूप लेने लग गया। हर बार जब बात ससुराल जाने की होती तो सीमा कोई न कोई नया बहाना सामने रख देती। कभी कहती कि पापा के साथ मुझे काम कराना है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहती कि मैं अभी ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी बीच उसकी जो बड़ी दो बहनें थी, बबीता और प्रियंका, सीमा को समझाती रही कि शादी बस एक बंधन है। वे कहती शादी में फंसने से अच्छा है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, देखो हम कैसे जी रही हैं। सीमा ने उसकी बातों को दिल पर लगा लिया, पर सच्चाई तो यहाँ पर कुछ और भी छिपी हुई थी। ये आजादी का तो बस एक बहाना था। और वहीं दूसरी ओर सुशील हर बार ये सोचता कि शायद अगली बार चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन हर बार वह मायके उसके जाता और खाली हाथ लौट आता। और अब 2013 से लेकर 2020 तक का समय बीत चुका था। इस दौरान सुशील ने हर मुमकिन कोशिश की कि वह अपने रिश्ते को संभाल सके। उसने सीमा को कई बार फोन किया, मिलने गया, यहाँ तक कि बहुत उसे मिन्नतें करी, प्यार से समझाया कि ससुराल चलते हैं, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब होता कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। सीमा का यह व्यवहार न सिर्फ सुशील के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए भी चिंता का कारण बनता जा रहा था। वे हर बार यही सोचते कि शायद अगली बार, लेकिन अगली बार कभी आया ही नहीं। क्योंकि गाइज अब देखो, यहाँ पर हर इंसान की एक सहनशीलता की लिमिट होती है, जो कि वो अब पार हो चुकी थी। और अब आया 2020 10 अगस्त। इस तारीख को सुशील फिर से जोधपुर के बनाड़ इलाके में अपनी पत्नी से मिलने जाता है, पर इस बार उसके इरादे क्या थे शायद कोई भी नहीं जानता था। और यही वो पल था जब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब आता है वो समय जिसका जिक्र हमने सबसे पहले शुरुआत में की थी, यानी कि 11 अगस्त की सुबह, जब बनाड़ इलाके में सीवरेज प्लांट में सफाई कर्मचारी सफाई करने के दौरान वो थैला बरामद करते हैं और पुलिस भी मौके पे आती है और जांच शुरू कर चुकी थी। और आगे इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस वालों को जांच के दौरान फिर उन्हें कुछ मिला था, पर वो कुछ नहीं बल्कि बहुत ही असाधारण था, यानी कि सिर, और वो भी एक आदमी का। अब ये तो साफ हो चुका था जिसने भी ये किया है उसने ना सिर्फ अपराध किया है बल्कि उसे छिपाने की भी पूरी कोशिश की थी। पर अब सवाल यहाँ पर ये था कि ये सब किसका था और ये सब हुआ कैसे और किसने क्यों किया। अब पुलिस की नजर सबसे पहले वो जो थैले मिले थे उसके ऊपर छपे हुए नाम पर गई, जो कि उस बैग पर लिखा हुआ था भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल पाली। जो ये चीजें पुलिस वालों को ट्रिगर कर जाती हैं और वो सोचते हैं कि शायद
हम इससे अपराधी तक पहुंच सकते हैं। फिर तुरंत उसने दुकानदार से इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार ये दुकान का है। अब दुकान पे जाके उसे पूछताछ करते हैं तो वो दुकानदार बताता है कि हमने तो इसे बड़े पैमाने पे बेचा था पिछले ही महीने, लेकिन हाँ, उनमें से कुछ एक महीने पहले ही जोधपुर के बनाड़ इलाके में एक महिला ने इसे खरीदे थे। फिर जब गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच शुरू की गई तो जल्द ही एक नाम सामने आता है। पता चलता है कि नागौर जिले का रहने वाला चरण सिंह उर्फ सुशील जाट नाम का व्यक्ति अपने घर से गायब हो चुका है, जिसकी लापता होने की रिपोर्ट भी लिखवाई गई है। तो इसीलिए जब उस सुशील की तस्वीर को लेकर जो बरामद हुआ था उससे मैच करवाया गया, यानी कि पहचान तो नहीं आ रहा था लेकिन नैन नक्शे से मैच करवाया गया, तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि सुशील जाट ही है, जहां पे डीएनए का सहारा भी लिया गया था। इसके बाद साफ तौर पे जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उनमें यह साफ हो गया था कि यह मामला किसी आम झगड़े का नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा था। जिसके बाद पुलिस ने बनाड़ इलाके में लगे आसपास के सभी इलाकों के कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया और यहीं पर दूसरी बड़ी जानकारी हासिल हुई। एक फुटेज में देखने को मिला कि एक महिला और दो अन्य महिलाएं हाथ में उन्हीं थैलों को लिए कहीं जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि कैमरा थोड़ी दूरी पर था तो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पुलिस के दिमाग में यह शक का बीज बो चुका था कि इसके पीछे जरूर महिलाओं का ही हाथ है। अब वो महिलाएं कौन हो सकती है, अब इसका पता लगाना जरूरी था। साथ में ही जब सुशील के कॉल रिकॉर्डिंग्स, कॉल डेटा यानी कि सीडीआर वगैरह खंगाले गए तो पता चला कि 10 अगस्त की शाम को उसका आखिरी फोन कॉल उसकी पत्नी सीमा का ही आया था। अब कॉल डिटेल्स और उसकी लोकेशन से पता चल चुका था कि सीमा और सुशील बनाड़ के जिस इलाके में थे वो दोनों एक ही जगह पर मौजूद थे, जिसके बाद अब पुलिस अच्छे से समझ चुकी थी इसके पीछे पत्नी का ही हाथ है। लेकिन वो दो महिलाएं कौन थी अभी ये भी जानना जरूरी था, जो कि अभी खुलकर सामने आना बाकी था। जिसके बाद पुलिस ने सीमा से सीधे तौर पे संपर्क कर लिया और पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। उसने शुरुआत में पुलिस वालों को कहा, मुझे नहीं पता सुशील कहाँ चला गया, शायद वो किसी काम के लिए चला गया हुआ, क्योंकि अभी तक पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं बताया था, बस पूछ रहे थे वो कहाँ है। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने वो सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह रख दी तो वो काफी डरने लगी और लड़खड़ाती आवाज में कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने उसे बुलाया जरूर था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चला गया ये मुझे नहीं पता। वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह रही थी कि जैसे कि मानो सच में उसने कुछ भी ना किया हो। लेकिन यार, सच्चाई हमेशा ऐसे छिपी नहीं रह सकती, खास करके ऐसी सच्चाई खुद बाहर निकल के आ जाती है। पुलिस ने जब उनकी बहनों को भी बुला लिया, प्रियंका और बबीता, जो कि अपने पतियों से अलग रह रही थी, तो पुलिस को संदेह हुआ कि ये दोनों अलग क्यों रह रही हैं, क्यों ना उसे भी बुलाया जाए। तो पुलिस वालों ने उन दोनों को पूछताछ के लिए बुला लिया। अब तीनों को अलग अलग बिठा करके पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो इसी पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ अलग अलग बयान देना शुरू कर दिए। अब सबकी अलग अलग बयानबाजियां थी, तो अब पुलिस को अच्छे से विश्वास हो गया कि इन तीनों का ही ये कारनामा है। अब उसके बाद उन तीनों के सामने फिर वो फिंगरप्रिंट रखे गए, यानी वो फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो कि उस रिपोर्ट में आया था कि जो थैले पे फिंगरप्रिंट थे वो किसी और के नहीं बल्कि उन तीनों के ही पाए गए थे। अब ये फिंगरप्रिंट देख करके उनके चेहरों के हवाइयां उड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी। सीमा ने आखिरकार फिर अपना गुनाह कबूल करना शुरू कर दिया। लेकिन गाइस, कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी पुलिस वालों को अभी दिखाई पड़ रही थी। इसके पीछे की असल वजह कुछ और भी थी। वह बोली, मैं सुशील के साथ नहीं रह सकती थी। मैंने कई बार उसे समझाया, लेकिन वह मेरे से समझने को तैयार ही नहीं था। वो मुझे साथ रखने को मरे जा रहा था। मैंने उसे कई बार कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बहुत बार टालने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया कि वो ऐसे पीछे हटने को तैयार नहीं हो सकता, मुझे और मेरी बहनों को अब लगा कि अगर हमें अपनी आजादी चाहिए तो ये कदम उठाना ही होगा। फिर सीमा ने बताया कि उन्होंने सुशील को 10 अगस्त को बनाड़ इलाके में कॉल करके बड़े प्यार से बुला लिया था। उसने कॉल पर बड़े प्यार से ये बात कही थी कि आप आ जाइए, अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आपके साथ रहने को तैयार हूँ। सुशील जो बेचारा इतने सालों से इंतजार कर रहा था, यानी कि 2013 में उसकी शादी हुई थी, अब ये बात सुनेगा तो आप खुद समझो उसके अंदर से कितनी भावनाएं जगेंगी। वो भावुक हो गया और तुरंत में उसकी बात मान के उससे मिलने के लिए चला गया। अब वहां पहुंचने के बाद पहले से ही उसकी बहनें दोनों मौजूद थी और खुद सीमा भी। अब सुशील भी वहां पहुंच चुका था। वहां पहुंचने के बाद पार्टी वार्टी होती है। अब आपको पता है कि पार्टी में क्या क्या पिया जाता है, तो उन पेय पदार्थ में उन्होंने उसे कुछ ऐसा मिला के पिला दिया जिससे बेचारा बेहोश हो गया। अब बेहोश होने के
बाद भी उन्होंने उसको एनास्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो पूरी तरीके से कभी होश अब आ ही ना सके और इस दौरान वो अपना काम कर सके। इसके बाद उसने मिल करके उसका मतलब ये दबाया, जिसके बाद उसकी सांसें थम गई, वो खत्म हो गया। अब इस कांड को करने के बाद उन्होंने आपस में बात किया कि भाई अब इसका करना क्या है, कैसे ठिकाना लगाया जाए। तो जिसके बाद प्रियंका ने कहा हम इसको अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक कटर का सहारा लिया, उन्होंने ग्राइंडर मशीन खरीदी जिसमें उन्होंने आराम से उसको मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करा और थैले में डाला। मतलब 2 बैग तो उस नाले में फेंक दिए और बाकी का बैग यहाँ वहाँ फेंक दिया था, और जिसके बाद वो नाले में बैग भी बरामद हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक और बात थी कि जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि भैया राम जाट था, जो कि पशु का डॉक्टर था। उसने ये कहा था कि अगर मैं इसका साथ नहीं देता तो मुझे ये मार देते, तो मतलब मुझे मजबूरी में साथ देना पड़ा था, उसका ये कहना था। अब बाकी इसके पीछे की एक और सच्चाई छिपी हुई थी जो कि आपको सुनना चाहिए। उसकी जो 2 बड़ी बहनें थी, बबीता और प्रियंका, उन्होंने अपने पति से रिश्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि वह महिलाओं में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी, और उसी तरीके से उसकी जो छोटी बहन सीमा थी वो भी समलैंगिक थी, जो कि अपने भाभियों के साथ, बाकी सहेलियों के साथ, अपने बहनों के साथ आपसी रिश्ता बनाया करती थी, और उसका इंटरेस्ट कभी भी पुरुषों में जागा ही नहीं। और यही वजह थी कि वो 2013 से लेकर के 2020 तक बातों को टालती रही और अपने पति के साथ ससुराल गई ही नहीं। लेकिन अंत में उन्होंने इसका समाधान कुछ इस तरीके से निकाला। वैसे हमारी कहानियों का मकसद आप लोगों को डराना या फिर भयभीत करना नहीं होता, बल्कि आप लोगों को संदेश देना और जागरूक करना होता है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हर समस्या का समाधान एक यही नहीं होता जो कि हर बार सामने आता ही है। और हाँ, अब जाओ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, जहां पे आपको कंफर्ट लगता है फॉलो करने में, जो चीज आप यूज करते हो वहां पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा कि वो वीडियो कब आ जाएगी, क्योंकि अगली मुलाकात तो उसी वीडियो में उसी चैनल पे होगी, चाहे आप डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो फिर मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बाय बाय।